नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हफ्ता था बाजार के लिहाज से छोटा, आज एक्सपायरी का दिन भी था और बाजार अब हो चुके हैं बंद, सीधे खुलेंगे अगले हफ्ते। कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी आपने ले लिया है, लेकिन अब वक्त है आपको देश दुनिया की अन्य खबरों से अपडेट करने का, उन्हें बताने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक्सपायरी के दिन बाजार में रहा भारी उतार चढ़ाव, लेकिन आखिरी घंटे में रिकवरी से घटा गिरावट का अंतर। सेंसेक्स 360 तो निफ्टी 101 पॉइंट गिरकर हुए बंद। अंतरिम बजट में रेलवे को मिल सकता है 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण पर विशेष जोर। 400 वंदे भारत और हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का भी ऐलान संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मतदाताओं को दिया विकसित भारत बनाने का संदेश। पूरे देश में नेशनल वोटर्स डे का जश्न। नए वोटर्स हेल्पलाइन पर रजिस्टर कर बनवाए वोटर कार्ड। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। जिसे प्रेरणा लेकर ही दिल्ली में चला रहे हैं सरकार। केजरीवाल ने किया प्रभु राम का गुणगान। प्राण प्रतिष्ठा को बताया गर्व की बात। दिल्ली को फ्री बिजली पानी की बात भी दोहराई। गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्तव्य पथ पर सुरक्षा प्रबंध चौकस। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे भारत। जयपुर में आज पीएम मोदी के साथ बात और रोड शो। और स्पिन के आगे ढेर हुई इंग्लिश टीम। हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड 246 पर ऑल आउट। अश्विन और जडेजा ने लिए 3-3 विकेट। अक्षर के खाते में भी 2 सफलता। और इन ढेर सारी खबरों के बीच आज भी हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे बाजार से, क्योंकि आज जनवरी सीरीज एक्सपायरी के दिन भी बाजार में गिरावट ही रही। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी बंद हुए तो सेंसेक्स 360 अंक गिरा हुआ था और निफ्टी भी करीब 101 अंक गिरा और ये जाके टिका 21,353 पर। आज सबसे ज़्यादा गिरावट बैंकिंग, मेटल, इंफ्रा इंडेक्स में रही। पीएससी, एनर्जी और रियल्टी इंडेक्स जरूर बढ़त पर बंद हुए हैं। तो पूरे मार्केट का हाल समझते हैं। हमारे साथ है सुमित। तो सुमित, ये पूरा हफ्ता ही बाजार के लिए कुछ ऐसा ही रहा और आज इस हफ्ते एक दिन कम था बाजार में और आज भी लगभग उसी गिरावट के साथ बाजार का अंत हुआ। देखिए 3 दिन का हफ्ता था ये, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पहले मंडे को छुट्टी और फिर कल छुट्टी। तो ट्रंकेटेड वीक के बीच में जो इंडेक्स की सिचुएशन थी वो थोड़ी आपको ज़रूर रेड साइड पर दिखाई पड़ी, वीक साइड पर दिखाई पड़ी। लेकिन हाँ, ये पूरे सीरीज़ के अंदर बाजार के अंदर कमज़ोरी रही। लोअर लेवल से आज रिकवरी ज़रूर आई निफ्टी बैंक के अंदर, लेकिन अदरवाइज वीकनेस के साथ ही आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। और जो गिरावट थी वो फ्रंट लाइन इंडेक्स में ज़्यादा थी ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में। ब्रॉडर मार्केट फिर भी खरीदारी के साथ ही कामकाज कर रही थी, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाए कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज आईटी में खरीदारी, आज आईटी में दबाव था, फार्मा में दबाव था, एफएमसीजी शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। इसके अलावा आज बैंकिंग, मेटल, इंफ्रा में हालांकि गिरावट थी, लेकिन बैंकिंग में लास्ट आवर में एक बढ़िया रिकवरी भी आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा एनर्जी, पीएसयू, रियल्टी, यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी थी, स्पेशली पीएसयू स्पेस जो कि बढ़िया तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। राइट। तो इस सारी उठापटक के बीच सुमित, शेयर्स का, इंडेक्स, सेक्टर्स का क्या हाल रहा? देखिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात किया तो पहले तो नंबर्स का इंपैक्ट था। बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये कुछ 4 निफ्टी के टॉप गेनर थे। अदानी समूह में आज खरीदारी थी तो अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, एनटीपीसी करीब 2% ऊपर, कोल इंडिया करीब 2% के आसपास खरीदारी यहाँ थी। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा नंबर्स के बाद 6% नीचे, सिप्ला लगातार तेजी के बाद 3.5% नीचे, भारतीय एयरटेल लगातार तेजी के बाद 2.5% नीचे और डीवीज करीब 2% के आसपास बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में राइट्स करीब 19% ऊपर रहा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट नंबर बोनस की खबर के बीच में 10% ऊपर, एनबीसीसी 9% ऊपर, एनएमडीसी स्टील करीब 8% के आसपास तेजी यहां रही। बिकवाली वाले शेयरों में आरती ड्रग्स नंबर्स के बाद 6% नीचे, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 6% नीचे, स्टरलाइट टेक और शारदा क्रॉपकेम करीब 4.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल आज अदानी समूह, पीएसयू, ऑटोज में बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए।
इधर मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ का कहना है कि मार्केट में तेजी जारी रहेगी या करेक्शन आएगा ये कहना मुमकिन नहीं है, मगर ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल बाजार में 55 से 60 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। आज ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि मार्केट करेक्ट करेगा या यही रफ्तार से आगे बढ़ेगा, बिकॉज 2024 बहुत अलग साल है। ये पूरा इवेंट लेड ईयर है और एक सबसे बड़ा इवेंट अगले 90-120 दिनों में आएगा, इलेक्शंस। कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर हम FII फ्लोज को ना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, मान लीजिए सेम पिछले साल के बराबर 20-21 बिलियन डॉलर ही रहता है, तो आप 55 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास का फ्लोज देख रहे हैं आज इंडिया में। तो बाजार में क्यों हो रही है गिरावट और ये कब तक चलेगी, या आगे फिर से बुल रन ही नजर आएगा? आज इस तरह के तमाम सवाल अगर आपके मन में है तो इनका जवाब मिलने जा रहा है आज के आवाज अड्डा में। इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर बाजार का चक्रव्यूह कैसे टूटेगा, जरूर देखिएगा। आइए और अब बात करते हैं बजट पिक्स की, यानी वो शेयर जिन पर आप लगा सकते हैं बजट से पहले दांव। तो बजट से पहले निवेशक कई शेयरों में निवेश करके बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। इस पर ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ का कहना है कि JK सीमेंट में अच्छा मुनाफा बनाया जा सकता है। वहीं शर्मिला जोशी का कहना है कि BEL में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। वेल, गिवन द फैक्ट कि हम एक इलेक्शन ईयर में है और आई एम गोइंग विद अ सीमेंट स्टॉक, JK सीमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स कंपनी के इफ यू सी देयर ऑर्डर बुक्स, तो वो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उस तरह का केपेक्स हैवी बजट भी नहीं रहा कि जहां पर हम बड़े ऑर्डर्स इस तरह से गवर्नमेंट अनाउंस करती है, क्योंकि सीमेंट के लिए वही एक बड़ा बायर रहता है गवर्नमेंट, तो वो भी नहीं हुआ। तो भी आई थिंक काफी इंडिकेशंस है कि सीमेंट सेक्टर में जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, JK सीमेंट के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सेक्टर रहेगा ये इस साल के लिए। सो आई एम गोइंग विद JK सीमेंट इन दैट, और टारगेट करीबन 5000 के रहेंगे। मुझे BEL का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। इसके वीकली मंथली चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और एक बुलिश कैंडल बनाया। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ में काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है बजट थीम के हिसाब से और टेक्निकली भी जिस हिसाब से BEL प्लेस्ड है, BEL में एक पोजिशनल बाय बनाया जा सकता है। लगभग 189 का इसका प्राइस है, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 210 रुपए के रहेंगे। चलिए और अब बात करेंगे बजट उम्मीदों की। तो बजट आने में बस अब चंद दिन रह गए हैं, ऐसे में सभी सेक्टर्स की विश लिस्ट भी आ रही है। वित्त मंत्री से क्या चाहता है होटल सेक्टर बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोहता। तो यतिन, होटल सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, होटल सेक्टर एक काफ़ी कोर सेक्टर रहा है और सरकार की हमेशा से ये विजन डॉक्यूमेंट रही है कि होटल और टूरिज्म सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए। जहाँ तक कि होटल सेक्टर का सवाल है, इनको जो होटल कंस्ट्रक्शन है और जो ऑनगोइंग केपेक्स है उसमें जो GST लगती है उसके इनपुट क्रेडिट को सिंप्लीफाई करने की मांग बहुत टाइम से रही है, तो ये एक बजट उम्मीद तो है ही। दूसरी जो 5 सितारा होटल है, लग्जरी होटल्स है, यहाँ आपको F&B और होटल रूम रेट पे 18% GST लगता है और बहुत टाइम से होटल इंडस्ट्री की मांग है कि ये GST 18% से घटा के 12% की जाए। होटल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए ताकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को अच्छे सस्ते दरों पे फंडिंग उपलब्ध हो। इसके अलावा अगर हम बात करें रेल और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की, तो हमने ये देखा है कि सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, रेलवे बजट में भी विस्तार करेगी। तो ये जो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू है, टूरिज्म बेल्ट को मेन स्ट्रीम और मेट्रो से जोड़ने का जो काम है वहाँ तेज़ी लाई जाए, ऐसा इंडस्ट्री का मानना है। और होटल में रीट्स के ऊपर सिंप्लीफिकेशन किया जाए ताकि फंडिंग और होटल्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको ज़्यादा बेहतर की जाए। तो जो होटल रीट्स हैं उस पर भी सरकार फोकस करे और वहाँ आकर्षक बनाया जाए। और धार्मिक पर्यटन को, जैसे कि हमने अयोध्या में देखा, वाराणसी में देखा, उसको और बढ़ावा दिया जाए ताकि होटल इंडस्ट्री इन टूरिज्म और रिलीजियस बेल्ट्स में भी काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सके।
जी, तो ये तो होटल इंडस्ट्री की विश लिस्ट थी। अब अंतरिम बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। हमें जानकारी मिल रही कि इस बार रेलवे के लिए बजट में आवंटन बढ़ सकता है और ये 3 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। साथ ही वंदे भारत और हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को लेकर भी बड़े ऐलान संभव है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ गई हैं। तो दीपाली, क्या अंतरिम बजट में रेलवे के लिए इतने बड़े ऐलान होने की संभावनाएं हैं? देखिए, भले ही वोट ऑन अकाउंट हो, अंतरिम बजट हो, लेकिन बावजूद इसके रेलवे के लिए एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार रेलवे को टोटल एलोकेशन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अगर वित्त वर्ष 2023-24 की बात की जाए तो ये टोटल एलोकेशन की जो रकम है वो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन अब उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो फोकस वित्त मंत्री का रह सकता है वो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान पर रह सकता है। साथ ही साथ जो लाइंस डबलिंग का काम किया जा रहा है और इसके अलावा वंदे भारत का सफल रोल आउट रेलवे की तरफ से पहले से ये लक्ष्य तय किया जा चुका है कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएंगी। तो इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो फोकस लिस्ट में रह सकते हैं वित्त मंत्री के। और सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दें तो जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसके लिए नए रूट्स का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस देखने को मिलेगा, खास तौर पर जो रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रैक के आसपास सोलर पैनल लगाने के प्रोजेक्ट को गति मिलती हुई इस अंतरिम बजट में दिखाई दे सकती है। और आखिर में NFR यानी कि नॉन फेयर रेवेन्यू पर भी रेलवे के लिए फोकस वित्त मंत्री का रह सकता है, क्योंकि NFR के जरिए ही जो निजी भागीदारी है, निजी निवेश है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। खास तौर पर अगर हम ऑन बोर्ड वाईफाई सर्विस की बात करें या फिर कैटरिंग जैसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें नॉन फेयर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए PPP मोड को बढ़ावा मिल सकता है। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस बजट एक्सक्लूसिव के लिए। दो 2024 का चुनाव भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा और जिसकी कहानी तैयार होगी 2024 के बजट से। 100 करोड़ वोट मतलब 100 करोड़ उम्मीदें। इस बजट में मैं वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि इंडिया का ईमानदार मध्यम वर्ग जो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है उसे एनकरेज करिए, उसे थोड़ा सा टैक्स कट दीजिए और उसे कहिए कि उस सेविंग को वो इकोनॉमी में वापस इन्वेस्ट करें। मेरी तरह आप भी अपनी बजट विश लिस्ट को पेश करिए फाइनेंस मिनिस्टर के सामने इस बैलेट बॉक्स के थ्रू और हम करेंगे आपकी आवाज बुलंद और पहुंचाएंगे उसे सीधा फाइनेंस मिनिस्टर तक। द बजट बैलेट, वोट फॉर ग्रोथ, क्योंकि बजट मतलब CNBC आवाज। अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस की, जिसके चीफ गेस्ट इस बार हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। वो जयपुर पहुंच चुके हैं। आज PM मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रों का जयपुर में एक रोड शो भी है। दोनों नेता जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक रोड शो करेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। मैक्रो का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, डिफेंस के क्षेत्र में समझौता होने की संभावना है। इसके अलावा बैठक के बाद रात 8 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति दिल्ली रवाना होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में बतौर चीफ गेस्ट कल शामिल हो रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण इस बार ऑल विमेन मार्चिंग दस्ता और बैंड रहने वाला है, क्योंकि इस बार थीम है नारी शक्ति। और क्या खास रहने वाला है रिपब्लिक डे परेड में, बता रहे हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर से पूरी आन बान और शान के साथ कर्तव्य पथ पर निकलेगी भव्य परेड और झांकियां। जी हां, इस बार जो 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर खास थीम है वो है नारी शक्ति और इसकी वजह से जो मुख्य आकर्षण होगा वो होगा ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ता और बैंड। जी हां, इस बार 70 से 80% तक महिलाएं इस मार्चिंग परेड और बैंड में शामिल हुई नजर आएंगी। इसके अलावा भारतीय सेना की जो आर्टिलरी ऑफिसर हैं वो खास तौर से इस परेड में शामिल होंगी। अगर हम बात करें जो सबसे मुख्य आकर्षण होता है गणतंत्र दिवस परेड का, फ्लाई पास्ट, उसमें कुल 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जिसमें से 29 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें झांकियों की तो कुल 16 राज्यों और 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां यहाँ पर आएंगी, जिसमें
अगर सबसे खास बात करें तो जो इसरो की झांकी होगी उसमें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और शिव शक्ति पॉइंट को दिखाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें तो वहां पर भव्य श्री राम मंदिर और भगवान राम इस झांकी को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के अगर मुख्य अतिथि की बात करें तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस से वो छठे नेता होंगे जो गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस से विशेष तौर पर जो उनके एयरफोर्स है वहां का लड़ाकू विमान रफाल यहां पर गर्जना करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ वहां के जो 95 मेंबर जो मार्चिंग दस्ता है वो भी आएगा और 33 मेंबर बैंड भी फ्रांस का रिप्रेजेंटेशन करता हुआ यहां पर नजर आएगा। अगर हम बात करें भारत की तरफ से खास सबसे जो परेड में पहली बार भारतीय सेना का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिखेगा जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और इस लॉन्चर से सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस बार जो 26 जनवरी का परेड होगा यहाँ पर सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा चुकी है और खास नारी शक्ति थीम होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जो पीछे जो कलाकृतियां जो वस्त्र की कलाकृतियां एम्ब्रॉयडरी और वस्त्र कला साड़ियों के तौर पर यहाँ पर पेश की गई हैं वो भी यहाँ पर खास आकर्षण होंगी और इसके साथ साथ विकसित भारत और मदर टू डेमोक्रेसी भी थीम को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पार कुछ और अहम और बड़ी खबरें। समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वोटर्स को जोड़ने के मिशन में जुट गए हैं। नेशनल वोटर्स डे पर पीएम ने पहली दफा वोट करने वाले युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने युवाओं से कहा कि आपका वोट नए भारत की दिशा तय करेगा। युवाओं पर ही विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी ये सब आप तय करेंगे और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत और विश्व के लिए गर्व की बात है। भगवान राम से त्याग की सीख मिलती है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि दिल्ली में राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर ही सरकार चलाई जा रही है। अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। और बात खेलों की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज आज से शुरू हो गई। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम आज 246 रनों पर ही ढेर हो गई। तेज गेंदबाजों के खिलाफ इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जल्दी ही भारतीय कप्तान ने स्पिनरों को मोर्चे पर लगा दिया। तो रविंद्र जडेजा और रविंद्रचंद अश्विन ने मिलकर 3-3 विकेट झटके। वहीं जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इंग्लैंड की पारी 64 ओवर में ही समाप्त हो गई। अब भारतीय टीम मैदान में है, यानी भारतीय बल्लेबाज। भारत ने 2012 के बाद से घर पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है और इस सीरीज में भी वो अपने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।